हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल अग्रवाल, योर एसएसटी टीचर। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा बच्चों, नेशनलिज्म होता क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है इंडिया के कंटेक्स्ट में व्हाट इज नेशनलिज्म। वी वांट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, बट इन यूरोप दिस कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। Europeans want freedom from monarchy. That is the basic difference of Indian nationalism and European nationalism. तो फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसका बुक का जब आप फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखाई पड़ेगी और उस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक लाइन बनी हुई है अलग अलग लोगों की। उनके पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं हाथों में, अलग अलग उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, वो मूव करते हुए चले जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज करते हैं लाइक दिस और आगे मूव करते हुए जा रहे हैं। ऊपर आसमान में हम क्या देखते हैं? ऊपर आसमान में हम देखते हैं कि जीसस है, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं। वो उस सीन को देख के बड़े खुश हो रहे हैं। लाइक क्यों? ये पिक्चर किसने बनाई है? ये पिक्चर बनाई है फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने। कब बनाई? 1848 में। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो इमेजिन कर रहा है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे सब जगह डेमोक्रेसी आ गई है और सारे देश क्या बन गए हैं? नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट। सो लेट्स डिस्कस। हमारे पास फर्स्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें इसमें मिलेंगे। फ्रेडरिक सोरो, ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया फ्रेडरिक सोरो कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने पिक्चर बनाई द पैक्ट बिटवीन नेशन। कब बनाई? इन 1848, राइट। उनका मकसद क्या था इस पिक्चर को बनाने का? बिकॉज ही वॉज विजुअलाइजिंग। क्या विजुअलाइज कर रहे थे वो? एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मोनार्की खत्म होगी और दुनिया क्या बन गई है? नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट। सो चैप्टर में अगर आगे हम जाएंगे तो हमें एक नया वर्ड हमें देखने को मिलेगा, यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी, ये यूटोपियन सोसाइटी होती क्या है बच्चों? यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी को आप इमेजिन कर रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। आप विजन तो कर रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी जो आदर्श हो, जहां सब कुछ वेल बीइंग हो, बट क्या ये चीज़ें रियली में पॉसिबल हैं? नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ओनली अ इमेजिन आइडल ऑफ सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है प्लेबिसाइड। क्या वर्ड आता है बच्चों हमारे पास? प्लेबिसाइड। ये प्लेबिसाइड होता क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा रेफरेंडम, जिसका मीन्स होता है जब वो ओपिनियन लेना पब्लिक से। कैसे? जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो अपने किसी स्पेसिफाइड इशू पे पब्लिक से वोट करने के लिए अपील करती है कि इस इशू को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। दैट इज कॉल्ड प्लेबिसाइड। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेबिसाइड। अब प्लेबिसाइड का एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ बच्चों। यूरोपियन यूनियन आपने सबने सुना है। यूरोपियन यूनियन है क्या? इट इज़ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। उसमें डिफरेंट बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोलैंड, ये सारे उसके मेंबर्स हैं। अब ब्रिटेन जो एक बहुत बड़ा देश है यूरोप को, आप सब लोग जानते हो, वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहता था। तो उसने एक रेफरेंडम, एक प्लेबिसाइड करवाया अपने देश के अंदर कि हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना है या एग्जिट करना है। तो वहाँ की पब्लिक ने, ब्रिटेन की पब्लिक ने इस चीज़ के लिए वोट किया कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लेनी चाहिए। उसे ही कहते हैं प्लेबिसाइड, राइट। अब आगे बच्चों हम मूव करते हैं, पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 हमारा इसमें क्या है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। बच्चों हमने आपको 9th में भी हमने पढ़ा है, एक सेइंग मैंने आपको बताई थी। व्हाट सेइंग? व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये सेइंग किसने कही थी? ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर भी थे और एक मोनार्क भी थे। उन्होंने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। व्हाट्स फनी? क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स जैसे हम कहते हैं ना, स्नीज, छींकना एक बहुत छोटी सी चीज़ है और किसी को उसका जुकाम हो जाए, तो सेम यूरोप में अगर फ्रांस में कुछ भी हैपनिंग होता है तो पूरे यूरोप पे असर पड़ता है। तो जो ये हम चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें
स्टार्ट हम फ्रांस से ही करेंगे कि वहाँ पे कैसे लोगों ने मोनार्की के खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। फिर ये धीरे धीरे रिवॉल्यूशन फ्रांस से निकल के जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया कैसे पहुँचता है और पूरे यूरोप में फैलता है। सो लेट्स बिगन विद फ्रांस। सबसे पहले जब फ्रांस में हमने बच्चों क्या देखा था 14 जुलाई 1789 में, जब फ्रांस का मोनार्क था लुइस 16, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ, एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, तो उसने कुछ चेंजेस किए फ्रांस को चलाने के लिए। उसमें से मैं कुछ मेन टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक है, जब एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बन गई फ्रांस में तो उन्होंने क्या चेंज किया, मोनार्की टू पीपल्स रूल। अब फ्रांस से मोनार्की खत्म हो गई है, अब फ्रांस में रूल होगा लोगों का, एक तरह से इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का। दूसरा हमने देखा बच्चों न्यू ट्राई कलर फ्लैग। अब फ्रांस का एक नया फ्लैग डिजाइन किया गया, वो भी ट्राई कलर थे, इंडिया के भी ट्राई कलर थे, बट इंडिया के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं, फ्रांस के जो कलर्स हैं वो अलग हैं। इसके बाद बच्चों उन्होंने क्या किया, नाउ फ्रेंच बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। फ्रांस में उस समय बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, अब फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया पूरे फ्रांस के लिए। अगला हमने क्या देखा बच्चों, न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड। फ्रांस का एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया जिसको हम कहते हैं मार्शलाइज। क्या कहते हैं, मार्शलाइज, यस यू राइट। मार्शलाइज वही ये सॉन्ग है जो पोएट रोगेट डी एलिसले ने लिखा था, उसी को अब फ्रांस का नेशनल एंथम डिक्लेयर्ड कर दिया गया। इसके बाद क्या चेंज हुआ, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द फ्रेंच सिटीजन्स। बच्चों हमने क्या देखा था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट। क्लर्जी और नोबेलिटी वाले पीपल्स को हमने देखा था स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब जो नई गवर्नमेंट बनती है रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, उसने इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया, अबॉलिश कर दिया कि जो आपको प्रिविलेज मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अब वो फिनिश होंगे। अब सबके सब लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर होगा। आगे हम चलते हैं, आगे क्या चेंज हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ फॉर वेट एंड मेजरमेंट। हमने देखा था बच्चों फ्रांस में अलग अलग जगह अलग अलग मेजरमेंट यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इंडिया के कंटेक्स में। मान लीजिए हम जयपुर में अगर हमें 100 kg शुगर है, मुंबई जाके वो 50 पाउंड बन जाए, कोलकाता में जाके वो 100 लीटर बन जाए, तो क्या बिजनेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग उसको कैसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सेम उस समय फ्रांस में भी बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट चल रहे थे। तो जब नई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने मेजरमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया और एक जैसे मेजरमेंट कर दिए जिससे कि बिजनेस आसानी से किया जा सके, राइट। अब बच्चों हम बात करेंगे आगे, हमारे पास टॉपिक आएगा राइज ऑफ नेपोलियन। उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि नेपोलियन आया कैसे फ्रांस में। बच्चों हमने पढ़ा था 9th में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789। उस समय फ्रांस का जो किंग था उसका नाम था लुइस 16। जब उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ, लुइस 16 को हटा दिया गया, तो जो नई गवर्नमेंट आई फ्रांस में उसको हमने रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट कहा। उसके बाद जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट हटी और फ्रांस में पहली बार डेमोक्रेसी आई, इलेक्शंस हुए, तो जो पार्टी जीत के आई जिसको हमने नाम दिया था जैकोबिन्स, और जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी 1 ईयर तक ही फ्रांस की पावर में रहे। उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्टरी रूल आ जाती है। अब कुछ सालों तक डायरेक्टरी रूल होता है, और डायरेक्टरी रूल में भी हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर्स, जो पॉलिटिशियन आपस में ही एक दूसरे से क्लैश करते हैं, उसका फ़ायदा नेपोलियन उठाता है। नेपोलियन कौन था बच्चों, नेपोलियन बोनापार्टे। ये फ्रांस की आर्मी में एक कमांडर था। जब इसने देखा डेमोक्रेसी वीक हो रही है, और बच्चों किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी वीक होती है तो उसका फ़ायदा आर्मी वगैरह उठाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, हमारे साथ वो भी आज़ाद हुआ था, लेकिन यू वुडंट बिलीव एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, क्या पाकिस्तान में आज तक कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपना टेन्योर
5 ईयर्स, पूरा नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ आर्मी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिटिशियन आपस में लड़ते हैं और आर्मी उसका फ़ायदा उठाती है। तो सेम फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। जब नेपोलियन ने देखा कि पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं तो उसने फ्रांस की पावर अपने हाथों में ले ली, राइट। नेपोलियन की जो एंट्री थी फ्रांस में वो 1799 में ही हो गई थी, बट ऑफिशियली उसने अपने आप को फ्रांस का एम्पायर डिक्लेयर किया 1804। स्पेशली याद रखना, कब किया अपने आप को क्राउन? 1804। और जब उसने अपने आप को क्राउन डिक्लेयर कर दिया गया तो उसने एक नया सेटअप, रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रांस। उसी को हम कहते हैं सिविल कोड या 1804 कोड और नेपोलियनिक कोड। उसने क्या क्या चेंजेस किए, उसके कुछ एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज भी थे। शुरुआत में सब लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया। फ्रांस के लोगों को लगा नेपोलियन उनके लिए क्या है? लिबरेटर, मसीहा है। बट धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा जो नेपोलियन आर्मी थी वो बार बार में हर किसी के घर में इन्वेडिंग समझते हो बच्चों? ऐसा इंसान जो बिना बुलाए किसी के घर में घुसा है उसे हम बोलते हैं इन्वेडिंग। तो नेपोलियन की जो आर्मी थी वो इन्वेडिंग फोर्सेस के रूप में देखे जाने लगी। वो किसी भी घर में जाती, लूटपाट करती, लड़कियों को उठा के लेके जाती। तो धीरे धीरे फ्रांस के लोग भी उससे परेशान होने लगे। साथ ही जो फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जहां स्टिल मोनार्की थी, वो लोग भी चाहते थे कि नेपोलियन फ्रांस की पावर से हट जाए, क्योंकि अगर नेपोलियन फ्रांस की पावर में रहेगा तो अल्टीमेटली उसका असर बाकी नेबरिंग कंट्रीज पे भी होना ही है। तो सब लोगों ने मिलके एक ग्रुप बना के, जर्मनी, इटली, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब मोनार्क ने ग्रुप बना के नेपोलियन से एक बैटल लड़ी। कहाँ पे लड़ी बच्चों? वाटरलू, एक प्लेस का नाम है। कब लड़ी? इन 1815। ये बैटल हुई किस किस के बीच में? नेपोलियन और ग्रुप ऑफ यूरोपियन पावर्स का। कहाँ पे हुई? वाटरलू। कब हुई? इन 1815। नेपोलियन ये वॉर हार गया और उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। अब ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।